Very good morning, dear students. Class 11th. Students, today we are going to discuss topic International Financial Reporting System. That is very important topic. Your chapter is going on Accounting Standard and IFRS, International Financial Reporting Standard. Actually, student, if I'm talking about what is IFRS, International Financial Reporting System, then you have an understanding about the International Financial Reporting System means ऐसा जो ग्लोबल लेवल पे जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो है यूज किया जाता है फॉर द अकाउंटिंग प्रोसीजर. ठीक है, द सिस्टम, द स्टैंडर्ड्स विच आर यूजिंग एट द वर्ल्ड लेवल या एट द ऑल द कंट्री विच आर अप्लीकेबल फॉर द ऑल द कंट्री, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सॉरी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. इसके बारे में आज जान लेते हैं. चूंकि आज हमें सिर्फ इसी की बात करनी है तो इसी के लिए आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम है क्या. स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, International Financial Reporting System, it is issued by IASB, International Accounting Standard Board. देखिए, International Accounting Standard Board, it is issued by International Accounting Board, International Accounting Standard Board on 29th June 1973. So you have already in the last videos I already told you about the when it was established. So the date the date was 29th June 1973. International Financial Reporting Standards, or you can say IFRS, it was issued by International Accounting Standard Board in 29th June 1973. ठीक है, एंड इट वाज देयर वर ए कमेटी ऑफ IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग कमेटी. ठीक है, तो वो लास्ट वीडियोस में आप जानते हैं. तो फर्स्ट अबाउट द इट वाज इशूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड 29th June 1973. सेकंड है GAAP इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम. तो आपके दिमाग में चीज आएगा कि सर GAAP क्या था? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बिफोर IFRS. ठीक है, इन ओल्ड एरा व्हेन देयर आर वेरी फ्यू ट्रांजैक्शन इज अवेलेबल, व्हेन देयर आर वेरी लेस नंबर ऑफ कंपनीज, वेरी लेस नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज अवेलेबल, देन देयर आर नो नीड टू यूज एनी स्पेसिफिक बोर्ड, स्पेसिफिक कमिटी. बट व्हेन द प्रॉब्लम अराइजेस, व्हेन द प्रॉब्लम इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, इन फ्रंट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स जितने भी थे, तो that time it is decided that just committed or just established a specific committee which were international accounting committee. ठीक है, in 29th June 1973, that was IFRS. ठीक है, तो GAAP is being replaced by IFRS means जब old मतलब in old era for the accounting procedure we follow GAAP. GAAP means generally accepted accounting principle. There are some rules, regulations, some procedure for the preparing financial statement or for the making for the showing financial report. ठीक है, तो जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती थी, चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, दैट आर शोन इन फ्रंट ऑफ अदर यूजर्स बाय यूजिंग GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. एक्चुअली इट वाज एज्यूम्ड इन द टॉप लेवल, या कह सकते हैं कि आप पूरे एट द लेवल ऑफ वर्ल्ड. ठीक है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये जो है काम कर रहा था GAAP. बट आफ्टर IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, GAAP को पूरी तरीके से कवर्ड कर लिया किसने? IFRS ने. ठीक है, नाउ GAAP इज रिप्लेस्ड बाय IFRS. ठीक है, अभी आप आगे पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा है, नाउ इट कवर्ड वाइड रेंज ऑफ द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तो जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको आप IAS कह सकते हैं, वैसे तो आप इसको इंडियन भी कहते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की. इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पूरी तरीके से, या कह सकते हैं वर्ल्ड लेवल पे जो भी अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है उसको पूरी तरीके से किसने कवर कर रखा है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स ने. मींस ऑल द रूल्स व्हिच विल बी एप्लीकेबल फॉर द प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट, दैट ऑल द रूल विल बी यूज्ड फॉर द ऑफ द IFRS. तो IFRS के ही रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने हैं. नाउ इट इज कवर्ड वाइड रेंज, आज यू कैन से कि ऑल द एट द लेवल ऑफ ग्लोबल मार्केट जितने भी हैं सभी पे जो है इसी का राज चल रहा है, किसका? IFRS का. ठीक है, नेक्स्ट है वर्किंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि IFRS इट इज वर्किंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, नियर अबाउट 130 कंट्रीज आप आगे पढ़ेंगे. सो IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, that
show the some guidelines, some specific rules, regulation for the accounting procedure. Accounting procedure means when you are going to make any when you are going to prepare any financial report, suppose that report may be cash flow statement, that report may be balance sheet, that report may be profit and loss. So in that case you have to follow the rules and regulation of international financial reporting system. इसी IFRS से ही कुछ रूल्स रेगुलेशन को चुरा करके थोड़ा सा अमेंडमेंट बना करके इंडिया ने भी अपना जो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को जो है IAS जिसको आप कहते हैं उसको जो उन्होंने शो किया है या नया ड्रॉन किया है। अभी हम बात कर रहे हैं अगर इसकी, तो वर्किंग ऑल ओवर वर्ल्ड अभी आपको मैंने बताया कि IFRS इट इज नॉट टेकन ओवर, इट इज नॉट मेक फॉर एनी स्पेसिफिक कंट्री, इट इज वर्किंग इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली फॉर द कंपनीज फाइनेंशियल सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, द यूनिट्स which are manufacturing the product, the companies, the financial sector, non financial sector, ठीक है, they are all the which are involved in the different types of work, they have to use international financial reporting system for making financial data या for making financial report. जब भी इनको financial report को तैयार करना पड़ेगा, doesn't matter they are working in different fields, but they have to use international, they have to use the guidelines of the international financial reporting standards. ठीक है, तो ज़्यादा इसके बारे में डीप में जाने की जरूरत नहीं, आप आगे जाएंगे जब आप सीए वगैरह करेंगे या बीकॉम वगैरह करेंगे तो वहाँ पे चीज़ थोड़ी सी डिटेल में मिलेंगी। अभी आप इतना ही जान लीजिए कि फॉर द अकाउंटिंग प्रोसीजर देयर आर सम स्पेसिफिक गाइडलाइंस दैट एवरी प्रोफेशनल्स, एवरी यूजर्स हैव टू फॉलो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्ट। ठीक है, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट को बनाने के लिए एवरी वन हैव टू फॉलो। ठीक है, तो नेक्स्ट है आफ्टर 2000, वैसे ये तो जो है स्पेशली कंपनीज में क्या था कि 2005, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आप आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे इन 2005 all the companies have to restricted that follow the international financial reporting standards. ठीक है, 2005 में जो है सभी कंपनियों को IFRS के रूल फॉलो करने के लिए स्ट्रिक्ट कर दिया गया कि मतलब आपको इसी रूल्स रेगुलेशन पे चलना है। बट आफ्टर 2010 तो इसमें क्या था, कुछ कंप्लायंस थे, कुछ कंट्रीज जो है मानती थी, कुछ नहीं मानती थी। बट चूंकि इसमें जो है सबसे बड़ा हाथ जो था वो EU का कह सकते हैं, यूरोपियन यूनियन का या UK का। ठीक है, आपको पता है कि ये UK या फिर EU यूरोपियन यूनियन का जो है इसमें सबसे बड़ा हाथ था इसको बनाने में IFRS को, तो बहुत कम ही लोग इसको मानते थे। बट 2005 में सभी कंपनीज के लिए फिक्स कर दिया गया कि एवरी कंपनीज हैव टू फॉलो, एंड आफ्टर 2010 and 11 नियर अबाउट 130 कंट्रीज रिक्वायर अ परमिट टू यूजिंग IFRS while preparing financial statement. When the companies are going to prepare financial statement, that statement may be their various statement can be available in a companies, maybe cash flow, maybe balance sheet, maybe profit and loss. When they are going to prepare that type of statement, they have to use IFRS, guidelines of international financial reporting system, which was issued in 29 June 1973. There are, after some years, there are various amendment can be possible, but now they have to follow the rules and regulation of the IFRS. ठीक है, क्योंकि अभी ग्लोबलाइजेशन हो गया, हम चीज़ों को जो है लिबरलाइजेशन हो गया, तो चूंकि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ कंपनीज, नंबर ऑफ सेक्टर्स, नंबर ऑफ वर्किंग वेज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा थोड़ा अमेंडमेंट होता रहता है कि अभी आपको ऐसे फॉलो करना, अभी आपको ऐसे फॉलो करना है, तो वो अमेंडमेंट जो है एक प्रोसीजर के थ्रू, लीगल प्रोसीजर के थ्रू वो पास कर दिया जाता है। बट व्हेन कंपनी आर गोइंग टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दे हैव टू यूज द गाइडलाइंस ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। ये एक मोटी सी किताब जैसी होगी जिसमें पूरी गाइडलाइंस आपको लिखी रहेगी। अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता भी हूँ। So after 2010 and 11 near about 130 countries, ये दिमाग में रखेंगे आप कि 10 और 11 के बाद 130 कंट्री लगभग सभी कंट्रियों ने, क्योंकि IFRS is working all over the country, all over the world, that's why near about 130 countries after 2010 and 11 they are using IFRS. ठीक है, इसी में कुछ संशोधन करके इंडिया ने अपना भी निकाल लिया। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आपकी स्क्रीन पे कर देते हैं कुछ इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आप देख सकते हैं। देखिए बेटा, IFRS यूज्ड बाय IASB, यू कैन सी IFRS 1, तो दोनों का लिखा है, एक हमारा इस तरफ इंडिया ने उसी को कैसे जो है कन्वर्ट कर दिया है आप देख सकते हैं, एक तरफ यहाँ टाइटल मतलब किस टॉपिक पे बात की गई, जैसे IFRS 1 में बात की गई है फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, और ये है अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 101 में ये बात की गई है। शेयर बेस्ड पेमेंट,
अगर IFRS 2 की बात करें तो शेयर्स जो होते हैं, शेयर्स मींस जो कंपनीज होती हैं वो अपने कैपिटल को रेज करने के लिए बाहर से क्या इशू करती हैं, शेयर्स इशू करती हैं, ठीक है। तो शेयर्स बेस्ड पेमेंट कैसे होगा, क्या वो एप्लीकेशन के साथ पैसा आएगा या अलॉटमेंट के साथ पैसा आएगा? तो ठीक है, आपको कुछ बातें शायद कम समझ में आ रही हो, लेकिन मेरा बच्चा थोड़ा सा ध्यान ये दो कि नेक्स्ट आप अगले चैप्टर्स आगे के क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा शेयर क्या होता है, कंपनीज क्या होती है। बट नाउ हियर द शेयर बेस्ड पेमेंट मींस कि जो शेयर हम मार्केट में बेचते हैं तो फॉर दिस पर्पज हमको किस लोगों से परमिशन लेना है, कैसे शेयर्स के पैसे लेने हैं, कैसे शेयर्स को बेचना है। शेयर नाम तो शायद सुना ही होगा। तो वो अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 102 में, जबकि IFRS के 2 में था। फिर इसके बाद बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये ऐसे देखो आप देख रहे हैं पहले IFRS ने अपना शो किया है, IFRS में 1 2 3 करके, लेकिन इंडिया ने इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके, या मैनिपुलेट कह सकते हैं सीधी कॉपी करके अपने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम से जो है बना दिया है दैट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मींस IAS इट विल बी एप्लीकेबल ओनली इन इंडिया, मींस बाउंड्री लाइन ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। सो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको जो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 104 की देखना पड़ेगा। जैसे आप कहते नहीं कि भैया ये मर्डर कर दिया है तो ये वाली धारा लगेगी, ये कर दिया तो ये वाली धारा लगेगी, वैसे ही इफ देयर आर एनी प्रॉब्लम इन द फील्ड देयर आर वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अवेलेबल। आप देख रहे हैं सामने जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, डिस्क्लोजर, ऑपरेटिंग सेगमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ज्वाइंट अरेंजमेंट। तो जैसे भी कंपनी की बात आएगी, या फिर आप देख सकते हैं बेटा डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अदर एंटिटीज या फेयर वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। तो ये सारे जैसे भी आपको करने हैं दैट आर अवेलेबल इन द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये तो आपका IFRS से था। अब मैं आपको एक सीट और दिखा रहा हूं बेटा, तो उसमें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दैट आर करंटली एप्लीकेबल, जो इसमें एप्लीकेबल हो रहा है इंडियन अकाउंट, क्योंकि हमें बात ज्यादा जो करनी है वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करनी है, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे। अगर हमने CA की प्रिपरेशन स्टार्ट किया, हमने बैंकिंग सेक्टर में किसी भी सेक्टर में हम स्टार्ट करते हैं, जो चूंकि हमारा सब्जेक्टिव जो है वो अकाउंट है, तो वहां पे और हम इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया के ही रूल्स रेगुलेशन अगर जान लिए जाएं तो वो ज्यादा बेहतर होते हैं। तो लिखा है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियन AS, IND इंडियन AS करके लिखा रहेगा। वैसे अगर खाली IAS लिखा रहेगा तो आप उसको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बोलेंगे, दैट वाज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इंडियन IND करके ही लिखा रहेगा, ठीक है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट आर करंटली एप्लीकेबल, देखिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फर्स्ट में आपको पता चलेगा क्या कि आप बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। सेकंड में इन्वेंटरीज मींस स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में आप देख रहे हैं तो कैश फ्लो का स्टेटमेंट कैसे करेंगे, स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, पॉलिसीज कैसे एप्लीकेबल करेंगे, रिपोर्टिंग पीरियड कैसे होगा, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, इनकम टैक्स कैसे पेमेंट करेंगे, लीजेस क्या है। लीजेस मींस जो आपने गांव में सुना होगा ना बेटा कि जैसे जो पट्टे उट्टे पे कुछ जमीन ले लेते हैं, लीज पे लेना, होल्ड कर लेना, जब राइट्स किसी और का रहता है लेकिन हम उसको जो है किराया पैसे ले लेते हैं। सब चीजें जो है बीकॉम वगैरह में अवेलेबल हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट क्या होना चाहिए, बाकी देख रहे हैं आप एक लंबी सी लिस्ट लगी है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, एंड देयर आर सम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, नेम ऑफ सम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अवेलेबल कि किसमें क्या है। सपोज दैट अगर आपको इंटेंजिबल एसेट्स के वैल्यूएशन के बारे में जानना है तो आप नीचे देख सकते हैं 25 पे है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। वहीं पे अगर आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इस तरीके से जो है आप एप्लीकेबल करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आ जाओ बेटा स्क्रीन पे आ जाओ। तो स्टूडेंट्स अब आपको शायद पता चल गया होगा किस तरीके से गाइडलाइंस होती होगी। सपोज दैट किसी को किसी में प्रॉब्लम है तो वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की उस नंबर के उस पेज पे जा करके कौन सा अमेंडमेंट किस सेक्शन किस सब सेक्शन में वो डिवाइड है उसको जा करके वहां पे जो है उसको रीड करना पड़ेगा और वही उसमें एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो जो CA होते हैं वो इन सभी के ज्ञाता होते हैं, उनको पूरा पता होता है कि विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच रूल्स एंड रेगुलेशन विल बी फॉलो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस या डिफरेंट केसेस, ठीक है। नाउ assumptions ऑफ IFRS, जो IFRS है वो किस assumptions का मतलब पहले ही मैंने बताया क्या आपकी मान्यताएं हैं, ठीक है। assumptions इन IFRS क्या आपकी assumptions है, किस assumptions पे जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम वर्क करता है, क्योंकि ये कुछ चीजें मान के चलता है, प्री अज्यूम करके चलता है कि ये चीजें एप्लीकेबल होंगी। जैसे सबसे पहले गोइंग कंसर्न assumptions, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट assumptions of the IFRS. Students, you know very well कि we have studied about the going concern concept. How many students can explain it? Please comment in the comment section if you have idea about the going concern concept. अब आप जाएंगे कॉपी में देखेंगे तब बताएंगे तो वो तो बात अलग है। So going concern concept, according to this concept, when we start any business, then there is no intention to reduce its size or close our business.
that is directly based on IFRS. Okay students, so going concern assumptions में अगर हम बात करेंगे तो going concern assumptions means business will continue in future. When any business in existence came to an existence, मतलब जब वो बनेगा it will be run for a long time, for a long period. तो यही assume करके चला जाता है कि the companies, the firms, the partnership firm, the business who are working, that will be continue in future, that will be exist in long time. ठीक है, तो पहला assumption है. सेकंड है accrual assumptions. Accrual assumptions means when we are going to record the revenue in the books of account, that cash revenue and credit revenue means उधार का और नगद का दोनों को आपको शामिल करना है. ओनली जैसे आपने नहीं पढ़ा था पिछले वीडियोस में कि सर कैश बेसिस अकाउंटिंग तो नहीं फॉलो करेंगे, तो बेटा कैश बेसिस अकाउंटिंग आपको नहीं फॉलो करना है. यहाँ पे जो assumptions है, that assumptions means accrual basis assumptions. accrual basis assumptions का मतलब है कि the respective transaction या respective head that will be include. सपोज दैट मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर किसी वर्कर की सैलरी 1000 रुपए है तो 12 महीने के हिसाब से सैलरी वाले हेड में 12,000 दिखना चाहिए. अगर यहाँ पे 10,000 ही पेमेंट किया गया है तो आप ये नहीं सोचेंगे हम 2000 रुपए से बच गए हैं, यहाँ आपको आउटस्टैंडिंग के नाम से 2000 रुपए और लगाना पड़ेगा. तो दैट इज एजम्पशंस ऑफ द एक्रूअल कंसेप्ट. मींस जो है आपको उन चीजों को भी कंसिडर करके चलना है. मेजरिंग यूनिट अजम्पशन. ये मेजरिंग यूनिट अजम्पशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? मैंने आपको पढ़ाया था एक हिस्टोरिकल कॉस्ट. क्या पढ़ाया था? हिस्टोरिकल कॉस्ट. तो हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या था? इन हिस्टोरिकल कॉस्ट assets are recorded in the books of account after minus या after decreasing the depreciation या after less the depreciation. depreciation घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम किस में लिखेंगे? बैलेंस शीट में असेट्स के लिए. लेकिन अब ये जो मेजरिंग यूनिट है ये बहुत सारे चेंजिंग करके बताएगा और बहुत अच्छा है. आप बताइए सही है कि नहीं? ये कहता है कि नहीं, यू नीड नॉट टू फॉलो हिस्टोरिकल कॉस्ट. नाउ मेजरिंग यूनिट assumptions means the assets will be put in the balance sheet on their fair value. That may be market price, that may be cost price, whichever is less. मीन्स नहीं समझ में आया तो ध्यान सुनिए कि जो असेट्स की एक्चुअल कीमत इस समय प्रेजेंट वैल्यू है उस प्रेजेंट वैल्यू को ही इसमें दिखाइए. ऐसा नहीं है कि उसको बेचने के बाद उतना ना मिले. अगर आपने अपनी बिल्डिंग को 10 लाख रुपए दिखाया है बैलेंस शीट में तो ये माना जाएगा कि बिल्डिंग को बेचने पे 10 लाख रुपए कम से कम जो है मिलेंगे. ज्यादा तो ज्यादा नहीं लेकिन कम से कम 10 लाख रुपए मिलेंगे. आप किसी भी असेट्स को बढ़ा करके अगर दिखाएंगे तो आपके पास प्रॉपर्टी ज्यादा आएगी. बट IFRS need not to agree या did not agree for this type of statement. ठीक है, that should be fair of the current price which are shown inside the balancing. Okay students, so I think that is enough for today. Next video we will talk the next chapter. Thank you.